गुड आफ्टरनून। हेलो, राशि, आरती। ओके, गुड आफ्टरनून। आरची, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, ओके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, सो देखिए आप सभी हम यहाँ पे अभी सीएम हैं। ओके, सो अभी पहले हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, राइट? अच्छा, आप सभी का एक चीज़ बताइए कि 11th-12th में क्या किसी ने एडिशनल मैथ्स लिया था? किसी ने भी नहीं था, है ना? कोई बात नो इश्यू, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के लिए सीएमए में जो मैथ्स रखा हो, ठीक है? तो सीएमए का जो मैथ्स आप लोगों के लिए है, ये बहुत ही जनरल मैथ्स है बेटा, है ना? इसमें बिल्कुल भी हमें किसी भी तरह का मतलब मैथ्स को लेके डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर ऐसा नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे क्या सिलेबस रखा है और उसका क्या पर्पस है आपके लिए? पहले हम ये 2 बातों को डिस्कस करते हैं। आपके लिए जो सिलेबस रखा है सीएमए मैथ्स के लिए, तो अगर मैं बेसिकली इसे डिवाइड करूँ तो ये एक्चुअली 2 पार्ट इसके मैं कर सकता हूँ सिंपली। 2 पार्ट जब मैं इसे करूँगा, तो 2 पार्ट में आप ओके, तो हम बात करेंगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब इस तरह से किया है कि एक है मैथ्स का पार्ट है और दूसरा यहाँ पे स्टेट्स का पार्ट है। ठीक है? पहला मैथ्स का पार्ट है, दूसरा स्टेट्स का पार्ट है। यहाँ पे मैथ्स में भी आप लोगों के लिए एकदम जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स क्या होती है? लाइक अरिथमेटिक और अलजेब्रा, ठीक है? आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस में, जो आप लोगों ने 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ी है ना, तो जो बेसिकली आपने वहाँ पे अरिथमेटिक और अलजेब्रा ये आपने सभी ने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। साथ में आप लोगों ने ज्योग्राफी भी पढ़ी हुई थी, ठीक है? तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। मतलब जो मैथ्स वाला पार्ट है इसमें सिर्फ़ आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप इसको अरिथमेटिक को और अलजेब्रा, ठीक है? तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा वाली जो ब्रांच है ना मैथ्स की, ये अरिथमेटिक प्योरली बेस्ड होती है कैलकुलेशन, ठीक है? जो भी कैलकुलेशन है हमारा। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में जैसे लाइक आप लोगों ने इक्वेशंस वगैरह पढ़ी हैं, ठीक है? तो जो आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी है, वो सारे पार्ट्स इक्वेशंस हुआ और सम मोर, तो ये पार्ट्स आपके अलजेब्रा में आएगा। इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है ना बेटा, स्टेट्स वाला, ये आपका मेजर पार्ट्स, ठीक है? स्टेट्स वाला पार्ट्स मेजर क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम इसको मार्क्स वाइज़ सीएम एक चैप्टर ने जो यहाँ पे मार्क्स वाइज़ डिसाइड किया है ना, तो यहाँ पे दोनों ही पार्ट को 60-40 का वेटेज दिया है। ये आप लोग चेक करेंगे अपने उसमें। तो ये आपको वेटेज दिया हुआ है, ठीक है? अब इस वेटेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्टेट्स का पार्ट्स जो है, वो भी अच्छा खासा दिया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि आप लोगों ने 11th-12th क्लास में या 11th में या 12th में आई डोंट नो मुझे नहीं कि कौन-सी पर्टिकुलर पर शायद 11th या 12th क्लास में आप लोगों के लिए स्टैटिक्स वाला पूरा पार्ट है। आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो काफ़ी फ़ैमिलियर हैं आप लोग इस पार्ट के लिए और काफ़ी ईज़ी और स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है? थोड़ी बहुत जो हमको यहाँ मैथ्स में एफर्ट्स लगाने होते हैं, वो हम यहाँ पे ये 40 मार्क्स के लिए थोड़ा-सा एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है? ओके, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि सीएमए का जो आप लोगों के लिए मैथ्स है, ये बहुत ही जनरल मैथ्स, ठीक है? एक एवरेज स्टडी अगर आप करते हैं, एवरेज स्टडी करते हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और मैं किसी भी टॉपिक को जब बताता हूँ, तो मैं ये मान के बताता हूँ कि आपको उस टॉपिक में कुछ नहीं आता। आगे लेसन में तो मैं हमेशा आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करूँगा और इसके बाद भी अगर आपको बीच में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि आपको यहाँ पे कांसेप्ट वाइज़ या किसी भी और तरीके से मतलब आपको प्रॉब्लम अगर है, तो आपको बिल्कुल बोलना है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बोलना नहीं है।
क्योंकि अगर आप एट द टाइम पे नहीं बोलेंगे तो बाद में फिर प्रॉब्लम रहेगी। ओके, जस्ट अ मिनट, बैक मिनट। हाँ, यही सब। ओके, सो जब प्रताप नाम था, प्रतीक। प्रतीक, एक चीज़ बताइए, अच्छा मैथ्स में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं ये कैसे लगते हैं? आप कैलकुलेशन में कंफर्टेबल होते हैं या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है? कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। और बेटा आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम रहती है या कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? ओके, वेरी गुड। राइट। देन हम एक छोटा-सा टॉपिक आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ रेशो। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेशो, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी, आप सभी इसके काफ़ी फ़ैमिलियर हैं, राइट? क्या होता है रेशो? एनीवन? कुछ रेशो के बारे में बताएँगे आप लोग बेटा? कुछ भी, जो भी हमें जनरली, मतलब मैं भी सिर्फ चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ फाइनली। मैं सिर्फ ये कि ये टर्म जो वर्ड्स दिया है ना, हाँ, एवरेज, परसेंटेज, ओके, दीज़ आर आल्सो हेल्प, काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है? बट हम इस टर्म की ही यहाँ पे हेल्प लेते हैं। हम इस वर्ड को बोलते हैं यहाँ पे रेशो, हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं, है ना? क्या रीज़न होता है रेशो को फाइंड आउट करने के लिए? अच्छा, अमाउंट जो बड़े होते हैं उनको छोटा, ठीक है, वो तो करते हैं। बट रेशो जो है वो एग्ज़ैक्टली वो नहीं है, अमाउंट को छोटा करना ठीक है, ये तो रिड्यूस हो जाता है। बेटा आप एक चीज़ देखिए, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट रेशोज़ पढ़े होंगे, अकाउंट्स में पढ़े हैं आप लोगों ने, है ना? इसके अलावा अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी सारे रिलेशंस फॉर्म होते हैं, या काफ़ी सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है? जिसको हम रेशो में डिनोट करते हैं, शो करते हैं। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि आपके पास में लिखा हुआ है भई A रेशो B है, ठीक है? या फिर C रेशो D है, ठीक है? नंबर्स में आपने लिखा है 2 रेशो 3 है, 5 रेशो 10 है, ठीक है? क्या है ये? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? रेशो की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या चीज़ डिनोट करता है ये रेशो? है ना? तो सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि रेशो एक्चुअली क्या है कि वो नंबर से जो कंपेयर करता है। क्या बताता है ये? कंपैरिजन बताता है, ठीक है? कंपेयर कंपेयर करते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों, ठीक है? 2 और मोर क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन नंबर्स को हम यहाँ पे शो करेंगे रेशो में, ठीक है? तो रेशो जो यूज़ होता है, इसके यूज़ होने का रीज़न क्या है? कंपैरिजन। मतलब हम रेशो में क्या करते हैं बेसिकली? कंपेयर करते हैं बेटा, ठीक है? तो कंपेयर करने का ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी 2 क्वांटिटी है, 2 चीज़ें हैं अलग-अलग,
तो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन-सी बड़ी है, कौन-सी छोटी है, कौन-सी कम है, कौन-सी ज़्यादा है। अलग-अलग क्वांटिटी, अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग तरह के कंपैरिज़न होते हैं, है ना? जैसे सपोज़ करिए कि अगर 2 पर्सन हैं, तो इन 2 पर्सन में किस तरह के कंपैरिज़न हो सकते हैं? उन लोगों में कंपैरिज़न हो सकता है उनकी सैलरी को लेके, उनकी इनकम को लेके, ठीक है? उनमें कंपैरिज़न हो सकता है उनके वेट को लेके, उनमें कंपैरिज़न हो सकता है अ, उनकी हाइट को लेके, उनको उनमें कंपैरिज़न हो सकता है उनका स्टडी को लेके, काफ़ी सारी चीज़ों में कंपैरिज़न हो सकते हैं, ठीक है? तो इन्हीं कंपैरिज़न को हम शो करते हैं इस फॉर्म में, तब इसको हम बोलते हैं रेशो, ठीक है? तो रेशो को जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर सिंपली जब इसको आप डिनोट कर रहे हैं, हम उसे डिनोट कर लेते हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी करते हैं। मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ। तो ए और बी को जब हम रेशो के फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसे हमने लिखा ए रेशो बी, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे बोला कि ए रेशो बी जो है वो 2:3 है। इसका मीनिंग क्या है? आगे बात समझ में? ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है? मतलब ए बी का रेशो जो है वो कितना है? 2:3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जिस भी क्वांटिटी को या जिस भी पर्टिकुलर चीज को कंपेयर कर रहे हैं ए और बी की, ठीक है, वो 2:3 के रेशो में है। मतलब कि अगर ए के पास कोई भी 2 क्वांटिटी आएंगी ना, तो बी के पास कितनी आएंगी? 3 आएंगी। अगर हम रुपीस में बात करें, रुपीस में बात करूं मैं, कि सपोज अगर ए के पास 2000 रुपए हैं, तो आप बता सकते हैं बी के पास कितने होंगे? कितने? 3000। गुड। अगर आप मार्क्स की बात करूं मैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि ए के मार्क्स जो है वो 20 है, तो बी के मार्क्स कितने हैं? 30 है। आगे बात समझ में? तो हम काफी सारी चीजों को यहाँ पे रेशो के फॉर्म से शो कर सकते हैं, ठीक है? और इसी की हेल्प हमको यहाँ पे लेनी है, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक? अब आप देखिए यहाँ पे एक मैं सिंपल जनरल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो कि आई थिंक आप लोगों ने काफी किया होगा। अकाउंट्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ए और बी दो पर्सन है, इनकी इनकम का रेशो, ठीक है, इनका इनकम रेशो हमको दिया हुआ है। इनकम का रेशो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इनकी इनकम का रेशो है 2:5। ध्यान दीजिए, इनकी इनकम का रेशो कितना है? 2:5। ओके। अब हमको गिवन है, देखिए गिवन है, गिवन क्या है? टोटल क्या है? टोटल ऑफ ए बी इनकम, जो ए और बी की इनकम का टोटल है, ये हमको गिवन है, ठीक है? कितना है? टोटल ऑफ ए एंड बी इनकम कितना? 14,000। सिंपल सी बात। तो आपको बताना है कि ए की इनकम कितनी है। क्या करेंगे हम? एनी आइडिया बताओ? हाँ, छोटा मोटा जो भी जो कुछ भी कैलकुलेट कर, हाँ करके देखो, करके देखो थोड़ा सा। फिर हम देखेंगे इसका प्रॉपर। वेरी गुड। ए की इनकम होगी 4,000 और बी की इनकम होगी 10,000, ठीक है? आप लोगों को समझ में आया कैसे होगी? नहीं? ओके, कोई बात नहीं। देखो, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, क्योंकि इस वाले पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो, ठीक है? तो आपको करना क्या होगा कि आपको जिन दो वैल्यू का, दो क्वांटिटी का आपको रेशो गिवन है ना, इसका हम देखेंगे टोटल रेशो नंबर कितना है। टोटल नंबर, टोटल कितना है इन रेशो नंबर का, वो आपने फाइंड आउट किया। कितना आ रहा है टोटल? 7, ठीक है? 7 आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट चीज, जब आपको एक ही आपको इनकम बतानी है, तो ए की इनकम क्या होगी? ए का रेशो नंबर कितना है? ए का रेशो नंबर इज 2, और टोटल रेशो नंबर कितना है? 7। इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 14,000। ये तो हो गया तरीका।
प्रॉपरली फाइंड करने के लिए, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 से ये कैंसिल हुआ 2000 और फाइनली आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी 4000। कितनी मिल गई 4000 मिली आपको यहाँ पे। ठीक, ए की इनकम अगर 4000 है तो फिर आप बी की इनकम को भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर दोनों का टोटल दिया था ना और ए की इनकम 4000 है, बी की इनकम क्या होगी, बी की इनकम तो हम वैसे भी 10,000 लिख सकते हैं। बी की इनकम 10,000 हम वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक सिंपल सा तरीका कि यही जो कैलकुलेशन है, अगर ये हमको प्रॉपरली समझना है कि हमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है, इसी को आप अपने मतलब मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे कि आपको इनका टोटल कितना गिवन है 14,000, तो आप देखिए इसका टोटल रेशो नंबर कितना है 7। 7 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको रेशो नंबर 1 की वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू मिलेगी 1 की। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना इसे, कितना मिलेगा आंसर 2000। तो अब देखो इसका रेशो नंबर कितना है 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4000, ये 5 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10,000, ठीक है। तो ये इस तरह के भी जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का कैलकुलेशन जो है वो हम ओरली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं थोड़ी सी डिफरेंट, जिसमें भी आपको रेशो का ही यूज करना है। और रेशो को, चलिए मैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी है। चलिए ठीक, इसमें आपको गिवन है सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है बट थोड़ी सी अलग, कि ए रेशो बी आपको गिवन है 2:3, ध्यान दीजिएगा बी रेशो सी इक्वल है सपोज 4:5, देन आपको ए रेशो बी रेशो सी ये आपको फाइंड आउट करना है नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर आ रही है यहाँ पे, समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे। ये आपको दो रेशो बेटा गिवन है, एक ए बी रेशो गिवन है, एक आपको बी और सी रेशो गिवन है, और आपको बोला है कि फाइंड करो ए रेशो बी रेशो सी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाता है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट बेसिक तरीका अपना रहा हूँ, ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें कितने भी नंबर आ जाए, ये जो हमारा फर्स्ट बेसिक वाला तरीका है ना, ये इसकी मेथड है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर सोल्यूशन है। प्रॉपर सोल्यूशन क्या कहता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, ए रेशो बी को लिख लिया। ए रेशो बी कितना है 2:3, ठीक है। और हमारे पास दूसरा रेशो है, ये कितना है बी रेशो सी, ओके। अब दूसरा बी रेशो सी कितना है 4:5। ध्यान दीजिएगा मुझे क्या करना है, मुझे ए बी सी तीनों को कंबाइन करना है, ठीक। यहां पे कितना है B3 है, B3 है, और यहां पे B कितना है 4 है। अगर ये इस तरीके से रहेगा तो मैं इसे कंबाइन कर सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि ए बी और बी इन दोनों में कॉमन क्या है बी, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से बी को सेम बनाए, क्या करें, बी को सेम बनाए। सेम कैसे बनाए कि मतलब बी की यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये कितनी हो जाए 3 हो जाए, कितनी हो जाए 3 हो जाए। तो अब आप देखो, ये मैं अलग से इसको बताता हूं कि आप 4 में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो और इसको इक्वल टू 3 आना चाहिए, क्या करोगे, 4 में किसी भी नंबर से इंटू करो डिवाइड करो और आंसर क्या आना चाहिए 3, क्या करोगे, किससे इंटू करूं, चलो ओके, हाँ, नहीं नहीं इतना नहीं, आंसर क्या चाहिए आपको 3 चाहिए। तो तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको फाइनल आंसर क्या चाहिए 3, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 3 से, ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये 4 नहीं चाहिए ना, 4 नहीं चाहिए,
डिवाइड कर दो किससे, 4 से। तो आपको यहाँ पे ये फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया? फैक्टर मिल गया 3/4। तो अगर आप 4 को इंटू करें 3/4 से, तो आपको आंसर इक्वल टू में क्या मिलेगा? 3। ये बात क्लियर समझ में आई है? तो अब इसके लिए आप क्या करना है, हमको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इस पहले वाले रेशो को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 7/3 हम इसको तो इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3/4 से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3/4 से। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हमको कोई भी रेशो गिवन है ना, ए और बी, तो इसमें हम किसी भी सिमिलर नंबर से इंटू कर सकते हैं, सिमिलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे अगर 5 ए रेशो बी जितना भी है, अगर मैं यहाँ पे 5 से इंटू कर दूं दोनों को, तो इनका रेशो भी क्या होगा? सेम। ठीक है, तो हम किस सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर, तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने 3/4 से अगर 4 को इंटू किया है, तो 3/4 से 5 को भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक, इंटू करने के बाद हमको इसका रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे? 3। और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखो 5 3 जा 15। बस अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो कैसे क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ए बी रेशो में कितना है? 2 3, और यहाँ पे बी की वैल्यू, बी का जो नंबर आ रहा है रेशो का, वो कितना? 3 है। और यहाँ पे बी सी में भी बी का रेशो नंबर 3 कर दिया हमने, तो फिर अभी ये हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं बेटा। तो अब हम इसको लिख देंगे कि ए रेशो बी रेशो सी इक्वल 2:3 कितना है? 15/4। ठीक है, बट अब हम रेशो को, कभी भी आप देखेंगे कि दो रेशो हमारे इंटीजर फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ऐसा नहीं करें। ठीक, अब हमें इस 4 को भी सिंप्लीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं? हम इन तीनों रेशो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ऐसा हम कर सकते हैं, इससे इस रेशो के नंबर पे ये रेशो चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो 4 2 जा 8 रेशो 12, रेशो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 8:12:15। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास है बेसिक फॉर्म। क्या ये समझ में आया? अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो, अभी इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे इसी पेज पे ही करता हूं। इसी को सॉल्व करने के लिए एक हम शॉर्ट फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। पर क्या ये आपको समझ में आ गया इतना? है ना? अगर ये समझ में आ गया तो ये हमारे काफी काम आने वाला है, क्योंकि ये हमको काफी सपोर्ट करेगा ये रेशो, है ना? ओके, तो अब देखो सिमिलर क्वेश्चन को, यहां पे तो हमने जो इसको सॉल्व किया है ना, ये हमारी बेसिक मेथड्स, ये हमारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ओके, बट इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट भी काम करता है। यहाँ पे क्या काम करता है? एक शॉर्टकट भी काम करता है, जिसमें हमको ए बी रेशो कितना दिया है? 2 3 दिया है, और यहाँ पे साथ में सी भी दिया हुआ है हमारे पास। तो बी सी रेशो हमको कितना दिया? दूसरा वाला कितना था? 4:5, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान दीजिए, हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे। क्या करेंगे? ए बी के लिए ए बी रेशो लिख दिया, और बी सी के नीचे बी सी का रेशो लिख दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हुए इस तरीके से लिखेंगे। आप देख रहे हैं किन किन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 15। 3 4 जा 12, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। 4 2 जा 8। तो आप
देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो यही है। तो ये हम यहाँ पे वन स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला। बट देखो अभी मैं रेशो को बेसिकली क्या डेफिनेशन क्या होती है वो तो हमने देख लिया। ठीक है, रेशो कंपैरिजन नंबर होता है, ओके, ये सब चीजें तो काम आएंगी। पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना कि हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर वहां पे बीच में जो भी कुछ रिलेशन फॉर्मूले है ना, तो यहाँ पे अगर हम एक तरह से कहें कि कोई एज सच फॉर्मूले नहीं है, थोड़े बहुत रिलेशन सब जगह होते हैं, सभी मतलब टॉपिक्स में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़े ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। पर रेशो जो है ना वो एक जनरल टॉपिक है बेटा। यहाँ पे आपका परसेंटेज भी यूज होगा, यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन से लेके हर एक चीज यूज होगी। जो भी बेसिक चीजें अर्थमेटिक की आपने पढ़ी है ना वो सब की सब यहाँ पे यूज हो। ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पे एक और हम अलग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पे बेटा। चलो एक और हम छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। ओके, अब देखो एक हमको वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप में भी दी हुई है। हमको क्या बोल रहा है कि द रेशो ऑफ द पेरेंटेज ऑफ फादर, ठीक है, टू द सन इज 5:3। ध्यान दीजिए, फादर वर्सेस सन, क्या है ये, प्रेजेंट एजेस। ध्यान दीजिए, हमको प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन उनका रेशो गिवन है। ठीक है, एंड बोला है 10 ईयर हैज द रेशो वुड बी 3:2। तो 10 ईयर हैज, ठीक है, क्या होगा, दिस रेशो वुड बी 3:2। 10 साल के बाद ये रेशो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब आपको बोला है कि उनकी प्रेजेंट एजेस बताइए। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई भी फॉर्म अप्लाई करके आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेशो के बेसिक चीजें मालूम है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, एनी आइडिया कुछ भी? कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके, और बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है बेटा? राशि, आर यू देयर? ओके, समझ में आ रही है बेटा, प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फादर एंड सन का जो रेशो है, रेंट एजेस का रेशो गिवन है। आफ्टर 10 ईयर जो रेशो होगा वो भी हमको गिवन है। ठीक है ना, ओके। आप लोगों ने एक, पहले आपको ध्यान हो या नहीं हो, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। कभी भी हमको अगर कोई भी दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी हमको रेशो में दी हो, ठीक है, और हमको उसमें से वो वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है ना। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल मतलब कोई भी ले सकते हैं, ABCD XYZ, कोई भी चीज ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसको कि लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर। अब देखिए, फादर की प्रेजेंट एजेस कितनी होगी, इसका रेशो नंबर कितना दिया है, 5। तो मैंने 5 के साथ में क्या ले लिया, 5x। ठीक है, और अगर फादर की ये है तो सन की कितनी होगी, 3x। तो ये दोनों सेपरेट हो गए। अगर आप दोनों का रेशो लेंगे ना तो बेटा सेम आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, और हमने इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जहां पे हमको रेशो में ऐसी वैल्यू दी जाएंगी, ऐसी क्वांटिटी दी जाएंगी, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे एक x या a कुछ भी ले सकते हैं।
ठीक है, ओके। ये तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इन्होंने बोला कि आफ्टर 10 ईयर है, यानी आफ्टर 10 ईयर क्या होता है, इनका जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 3:2 होगा। तो आफ्टर 10 ईयर में जो भी प्रेजेंट एजेस है उसमें 10 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 10 ईयर ये जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, देखो 5x में +10 हो जाएगा। ये फादर की एज हो गई आफ्टर 10 ईयर। और सन की एज कितनी है, 3x +10, इसमें भी +10 हो गया। तो इनका रेशो, अब जो जो भी रेशो है ना बेटा, ये हमको यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना है ये रेशो, 3:2। मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, 3/2। राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप x को फाइंड आउट कर सकते हो। सिंप्लीफाई करो और बताओ मुझे x की वैल्यू क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x से फिर हमको फादर और सन की प्रेजेंट एजेस मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम इसे एक दूसरे तरीके से भी करें। ओके, मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसके, जो भी आपका आंसर आएगा उससे हमको ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है, पहले तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम यहाँ पे, तो 2 का इंटू ये न्यूमरेटर से होगा और इसका इंटू 3 से होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5x + 10 इक्वल टू 3 का कर दीजिए इस ब्रैकेट के साथ, होगा 10x + 20, 3 का इंटू करते हैं 9x + 30। फाइनली हम क्या करते हैं, x को एक साइड सेपरेट करेंगे, तो 10x और माइनस ये 9x को ट्रांसपोज कर देंगे दिस साइड, ताकि x वाली वैल्यू एक साइड में सेपरेट हो जाए और जो नंबर्स हैं वो सेकंड साइड में आ जाए। तो -20 को ट्रांसपोज कर दिया दिस साइड। नाउ 10x - 9x कितना बचेगा आंसर यहाँ पे, सिर्फ x। तो यहाँ पे आपको बचा 10x - 9x इज x एंड 30 - 20 इज 10। सो आपको यहाँ पे मिल गई x की वैल्यू कितनी, 10। ओके, नाउ अब x की वैल्यू देखिए बेटा, फादर की एज कितनी है, 5 है। तो ये इनकी एजेस हमको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया बेटा प्रॉपर सोल्यूशन। आगे वैसे में ये क्या हो गया, प्रॉपर सोल्यूशन। इसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि जब हमको क्वेश्चन गिवन होता है और इसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, क्योंकि ओके आप सभी को पेपर पैटर्न अगर मालूम है, नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो बिजनेस मैथ्स का पेपर आएगा सीएमए का, उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस
पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेटा, ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू टाइप्स, ठीक है, क्लियर। ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तो आपको यहाँ पे जब ये एमसीक्यू फॉर्म का है तो आपको ऑप्शंस भी दिए जाएं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से मेथड्स को क्लियर करते हुए हम उसमें लास्ट में ये भी देखेंगे कि हम उसे आंसर के साथ डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में जहां पे कुछ टॉपिक्स के लिए शॉर्ट्स वे होते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन और ऑप्शन को देखेंगे ना तो आप डायरेक्टली इस आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आपको यहाँ पे गिवन है 5:3 रेशो है बेटा, ध्यान दीजिए, फादर और सन की एज का रेशो कितना है, 5:3। तो इसमें से कौन से ऑप्शन है जिनका रेशो 5:3 है, ठीक है। 5:3 किस किस का रेशो है, तो इसमें आपको 1 2 तीनों का बेटा 5:3 रेशो है। यहां पे भी 60 और 36 का रेशो भी 5:3 आएगा, और 50 एंड 30 का रेशो भी 5:3 आएगा, 70 एंड 42 का रेशो भी 5:3 आएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट वाली कंडीशन को। फिर हम सेकंड पे आएंगे। सेकंड कंडीशन कहती है 3:2 रेशो होगा आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद। जब हमने चेक किया यहाँ पे कि 10 साल के बाद ये एज कितनी होगी, देखो इसको चेक करो, 10 साल के बाद कितना होगा, ये 70 और ये हो जाएगा 46, ये आ रहा है। अब देखो क्या इसमें रेशो कहीं से भी हमको 3:2 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ओके, हम चेक कैसे करेंगे कि इसका रेशो इस तरीके का इस फॉर्मेट में है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे। अभी हमने जो पिछला वाला एग्जांपल देखा था ना, उसी की तरह इस रेशो नंबर का टोटल कितना है, 3:5, ठीक। 5 से आप इसे डिवाइड करिए, ये डिवाइड हो रहा है, हो 5 से आप 70 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिल रहा है वहां पे कुछ ना कुछ, मतलब 5 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 14 टाइम होगा, ठीक है। पर 46 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा ना बेटा, 46 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ये 3:2 रेशो में आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमारे पहले दूसरे दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। थर्ड ऑप्शन पे जवाब आएंगे तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहा है। अब हमने सेकंड को चेक किया, इसमें +10 किया दोनों में, जब आप इसमें +10 करेंगे तो आपको यहां पे रिजल्ट मिल रहा है कितना, 60 और 40, और 60 और 40 मिला। आप देखिए यहाँ पे रेशो क्या चाहिए, 3:2 चाहिए, तो यहाँ पे तो 6 और 4, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 and 2 आ गया। 10 से और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 0 से 0 भी कैंसिल, ये वैल्यू हमको एडिडस मिल जाएगी। तो हम इस तरह की मेथड्स को भी देखेंगे, हम हर एक क्वेश्चन में इस तरह का अप्रोच भी लगाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि आपको यहाँ पे जो अप्रोच रखनी है ना, 40 मिनट होगा इधर, ओके, तो आपको यहाँ पे जो अप्रोच रखनी है ना बेटा वो, हेलो, बंदी हो गए, अच्छा हाँ टाइम आउट हो गया। चलो ओके ठीक है। माधुरी मैडम, चलो ओके, ये एंड हो गई है सर, हाँ? वो है, दोबारा लगाना है, समअप नहीं हुआ था। एक बार और लगा दीजिए, वो समअप नहीं हो पाया, 10-15 मिनट और।
ओके ओके, तो समझ में आ रही है बेटा यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम होगी प्रताप, है ना? देखो, एक चीज यही है बस कि आपको मालूम है सीएमए चैप्टर ने सिलेबस और चीजें और जो इसका एग्जाम का भी लेवल है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लास्ट के कुछ दिनों में प्रैक्टिस करके सोचोगे कि वो कर ले, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है कि आपको पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई करनी है। बट अगर आप एक एवरेज और एकदम कंटिन्यूअस फॉर्मेट में अगर आपकी स्टडी चलती है तो आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं हो। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो दिक्कत होती है ना? बट अगर आप एक बेसिक प्रॉपर वे में चल रहे हो, आप डेली कोशिश कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी है, ठीक है ना? और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पूछने में बिल्कुल भी एजिटेट नहीं हो, ठीक है? क्योंकि एक काम और करना है ना आपको यहाँ पे, आपको क्या अपने साइड से भी सोचना है, क्योंकि आप जब अपने साइड से सोचने लगोगे तो प्रॉब्लम जो है वो और इजी होती रहेगी। ये एक सबसे मेजर पार्ट है ना? क्योंकि आप लोग ठीक है, क्वेश्चन हमने कर लिया या आप करोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, पर क्वेश्चन उसी तरह की प्रॉब्लम्स और भी कई सारी होंगी ना। जैसे हमने अभी जो ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इस तरह के कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने ये पैटर्न समझा है, तरीका है ना, तो अपना फोकस जो है ना बेटा, आप लोग वो मेथड पे ज्यादा रखना है, ठीक है? क्योंकि मेथड्स जो है वो पर्टिकुलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मेथड नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, उनकी पर्टिकुलर मेथड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में? ओके। अच्छा, हमने एक और टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, मैं उसको डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। हमने रेशो को तो पढ़ा हुआ है यहाँ पे अभी कि भैया ए और बी का रेशो, ए बी रेशो, ठीक है, 2 नंबर का रेशो। अब हमारे पास एक और रेशो है बेटा सी और डी का, ध्यान दीजिए, ए बी का रेशो और एक दूसरा रेशो है सी डी का रेशो। और अगर हमको ये गिवन है कि ए बी रेशो इज इक्वल, ए बी रेशो इक्वल है सी डी रेशो, आगे बात समझ में? मतलब इसको मैं और प्रॉपरली लिखूं तो इस तरीके से लिखते हैं कि ए बी रेशो इक्वल के लिए ये वाला साइन लगा दिया, और ये इस तरीके से लिख देते हैं कि भाई ये कंडीशन है। तो ये क्या डिफाइन कर रही है कि ए बी रेशो और सी डी रेशो, दोनों रेशो जब इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? दोनों रेशो जब इक्वल हो जाते हैं तो इन रेशो में जो आने वाले नंबर्स हैं, इन रेशो में जो ये ए बी सी डी आ रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं कि दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या हो जाता है ये? जैसे आप पढ़ते हैं तो चैप्टर का टाइटल ही है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन इज व्हाट? प्रोपोर्शन क्या होता है? जो चीज हमने यहाँ पे देखी कि जब दो रेशो इक्वल हो गए हैं बेटा, है ना, तब प्रोपोर्शन फॉर्म हो, ठीक है? तो इसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा? हमने बोला दो रेशो इक्वल हो गए, तो इसका आउटपुट क्या मिला कि आप क्या कह सकते हो, क्या हुआ यहाँ पे कि दो रेशो जब इक्वल हो गए तो ए बी सी डी ये चारों ही टर्म, चारों ही नंबर प्रोपोर्शन में है। आगे बात समझ में? मतलब अब देखिए मैं यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूं, दोनों को समझना है। इफ ए बी रेशो इज इक्वल टू सी डी, देन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। मतलब अगर ये रेशो इक्वल हो गए तो ये क्या होगा? प्रोपोर्शन में है। ये हमको क्लियर हुई। अब अगर हमको यहाँ पे सेकंड देखिए इसी का अपोजिट, कि अगर आपको बोला है इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ऐसा बोला है आपको, देन ए रेशो बी इक्वल क्या होगा? सी रेशो डी। अब इन दोनों बातों का मतलब समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? कि अगर कोई एक चीज आपको पता दी हुई है तो दूसरा होगा ही। अगेन ना समझ में? अगर क्योंकि क्वेश्चंस में हमको ये चीज गिवन होती है या कोई भी एक गिवन होती है, सारी वैल्यूज नहीं दी होती, तो हमको यहाँ पे समझ में आ जाता है। अगर हमको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ऐसा ही बोला है तो अब ये हमें अंडरस्टूड है कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है मतलब ए रेशो बी इक्वल होगा सी रेशो डी के, ठीक है? ओके, तो अब इसका क्या बेनिफिट लेंगे हम?
बी इक्वल सी रेसो डी। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए रेसो बी को हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ए रेसो बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, और ये हो गया इक्वल सी अपॉन डी। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी। ठीक है, ओके। और अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा ए डी इक्वल बी सी। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, राइट। तो इसको भी हम एक रिलेशन बोलते हैं। किस तरीके का बोलेंगे कि ये ए और डी, ए और डी, ए और डी देखो यहाँ पे जो हमारे ये ए बी सी डी 4 नंबर थे ना बेटा, उसमें ए जो है ये बाउंड्री का नंबर है, सबसे कॉर्नर में है इस तरफ, और डी इस तरफ है। तो हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एक्सट्रीम, मतलब जो एंड में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए और डी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू बी और सी क्या है? बीच में आ रही हैं, तो इनको बोलेंगे मीन वैल्यू। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू के। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन रहेगा। ये हमको क्वेश्चन में जहां पे भी जरूरत होती है हम वहां पे इन सभी को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह की चीजें आपको यहाँ पे और आप देखेंगे, हम इसे आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम और मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि वेरिएशन पे डिपेंड करती है। हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं छोटे से क्वेश्चन के साथ, फिर हम इसे सम अप कर देंगे, एंड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये भी इसी का ही एक पार्ट है, दैट इज वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है बेटा? वेरी करना। अगर आपके पास x और y दो वैल्यू हैं, ध्यान दीजिए, x और y, या चलो x और y ना लेकर मैं यहाँ पे x और y की जगह सिंपली फॉर्म a और b, ये दो वैल्यू हैं आपके पास में। अब ये दो वैल्यू वेरी कर रही हैं। वेरी किस तरीके से कर सकती हैं? तो यहाँ पे दो तरीके के वेरिएशन होते हैं। कितने तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं बेटा? और भी होंगे, बस बेसिक दो तरीके के वेरिएशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बेटा? कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। अरे बात समझ में? एक क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर ए इंक्रीज होगी तो बी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन। इसी में देखो, अगर ए डिक्रीज हो रही है तो बी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये क्या हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन। आगे बात समझ में? मतलब कि जब ए और बी में जो चेंज हो रहा है, चेंज मतलब वेरिएशन, तो जो चेंज हो रहा है वो सिमिलर हो रहा है। सिमिलर में समझ में आ गया कि या तो दोनों बढ़ रही हैं या दोनों कम हो रही हैं। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आई थिंक क्या बोल सकते हो आप? वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं चलिए एक यहाँ पे ले लेता हूं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया टाइम, एक में ले रहा हूं यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस है। अब अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हो रही है 20 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, 10 मिनट में अगर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है तो आप बताइए 25 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? जब बात समझ में आई? तो पहले तो एक चीज हमको ये सोचनी है कि डिस्टेंस और टाइम जो दो अलग अलग वेरिएबल हैं, ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं, मतलब इनमें रिलेशन कैसा है कि एक के बढ़ने से क्या दूसरा भी बढ़ रहा है? तो यस, है ना, क्योंकि टाइम अगर 10 मिनट है, 10 मिनट में अगर आप 20 किलोमीटर चल पा रहे हो या आपका व्हीकल जा पा रहा है तो 25 मिनट में डेफिनेटली और ज्यादा चल जाएगा ना। मतलब कि अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। ठीक है, ओके। तो अब ये क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, ये हमें नहीं मालूम, ये हमें फाइंड करनी है। कितनी होगी बेटा? 50
किलोमीटर। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर। ये हमने यहीं पे रेसो की हेल्प से बता दिया। अब देखो यहाँ भी क्या यूज हो रहा है? रेसो यूज हो रहा है। कैसे आपने कर लिया? अगर सिंपल देखें तो 10/20 इक्वल है किसके? 25y। इसको x मान लिया तो इसे x मान लो। सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको x इक्वल 50। आगे बात समझ में? ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आ गया। कोई भी दो क्वांटिटी जब वेरी कर रही हैं सिमिलर वे में, एक जैसे तरीके से, तो वहां पे डायरेक्ट वेरिएशन होगा और डायरेक्ट वेरिएशन में ये रिलेशन काम आता है। ठीक, अब मैं यहां पे लेता हूं इनडायरेक्ट वेरिएशन, और इसमें हमने लिया यहां पे स्पीड और डिस्टेंस। अब आप लोग बताएंगे कि ये कैसा वेरिएशन है। ठीक है, अब देखिए जब आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, चलो डिस्टेंस नहीं, मैं यहाँ पे टाइम ले लिया, सॉरी, है ना, स्पीड और टाइम। जब आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो जो भी जगह पे आपको जाना था, जिस भी जगह पे आपको जाना है, वहां पे आप 30 मिनट में पहुंच रहे हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अभी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है वो मैटर नहीं कर रही है, वो हमें नहीं दिया, ठीक है ना, उसकी हमें जरूरत नहीं। हमको बोल रहा है जहां भी जो भी डिस्टेंस कवर करनी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 30 मिनट, 30 मिनट। ओके, अब अगर इस स्पीड को बढ़ा के 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा? ये टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको दी हुई है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब सबसे पहले ये बताओ कि जो टाइम है वो 30 मिनट से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? भैया स्पीड अब तेज है, ज्यादा है ना, तो टाइम क्या लगेगा? कम होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाते हैं ना, टाइम कम हुआ। मतलब अगर 50 किलोमीटर में 30 मिनट लग रहे थे, तो अगर आपकी स्पीड 70 किलोमीटर है तो टाइम आपको 30 मिनट से कम ही लगेगा। आगे बात समझ में? एक्स। ओके, तो अब जब में तो ये सीधा सिंपल रिलेशन रिलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट हम इसको किस तरीके से करेंगे? ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे रेसो में लिया था, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लीकेशन, तो ये 50 इंटू 30 इक्वल आएगा 70 इंटू एक्स के, इस तरीके। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, 70 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स इक्वल 50 अपॉन 70, ये मिलेगी वैल्यू। तो x इक्वल, अब आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 7 से डिवाइड करो कितना आ रहा है? 7 2 जा 6, 7 1 जा, और तुम, ठीक है, आगे 2 और आएगा। ओके, इस तरीके से आगे जाता रहेगा। अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 21.4 मिनट। टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे बेसिकली समझ क्या रहे थे बेटा? हम समझ रहे थे यहाँ पे वेरिएशन। वेरिएशन कहाँ पे? कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में जो वेरिएशन हो रहा है, मतलब उनमें जो चेंजेस हो रहा है, कि एक के बढ़ने से अगर दूसरे में भी हो रहा है चेंजेस, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और डायरेक्ट वेरिएशन में आप यूज करेंगे ये वाले रिलेशन, डायरेक्ट रेशो वाला। और अगर जब एक क्वांटिटी, इनडायरेक्ट क्या है कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़े, ठीक है। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट वेरिएशन, जो हमने यहां पे देखा। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में ये वाला रिलेशन हम लेते हैं, और इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये छोटी ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हम इसे अभी यहीं पे इसको समअप करते हैं, राइट। और फिर जब नेक्स्ट होगा तो फिर हम इसको पूरा प्रॉपरली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, होपफुली, थैंक यू।